दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो बिल्कुल अलग अलग जगहों से एक जैसी बेचैनी की खबरें मिलेंगी। एक खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां सीरिया में अमेरिकन सोल्जर्स पर एक बेहद खतरनाक हमला हुआ है। दूसरी खबर लैटिन अमेरिका से है, जहां वेनेजुएला से जुड़े एक ऑयल टैंकर को यूनाइटेड स्टेट्स ने जब्त कर लिया है। पहली नज़र में ये दोनों घटनाएं अनरिलेटेड लग सकती हैं, लेकिन असल में ये एक ही बड़ी कहानी के दो अलग अलग चेहरे हैं। ये कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल स्ट्रेटेजी पर बढ़ते दबाव की, ये कहानी है पावर, रेजिस्टेंस और रिटेलिएशन की, और ये कहानी है उस बदलती दुनिया की जहां एक तरफा फैसलों को अब हर जगह चुनौती मिलने लगी है। आज का वीडियो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि आखिर क्यों अमेरिका आज एक साथ कई मोर्चों पर उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्यों रशिया और चाइना जैसी ताकतें इस पूरे सिनारियो में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। पिछले 24 आवर्स में सीरिया से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने वाशिंगटन और पेंटागन दोनों को झकझोर कर रख दिया है। सीरिया में मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस के पास रूटीन पेट्रोल पर निकले अमेरिकन सोल्जर्स पर अचानक एम्बुश किया गया। यह कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था, जिसमें अटैकर्स को इलाके की पूरी जानकारी थी। इस हमले में पेट्रोल कर रहे 3 यूएस सोल्जर्स मौके पर ही मारे गए, जबकि 6 से ज्यादा सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि इंजरीज की नेचर इतनी सीवियर है कि कैजुअलिटी काउंट आने वाले आवर्स में बढ़ भी सकता है। यही वजह है कि इसे पिछले कई सालों में यूएस मिलिट्री पर हुआ सबसे बड़ा डायरेक्ट हमला कहा जा रहा है। इस अटैक के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। कई फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में भेजे गए, सर्वेलेंस ड्रोन्स एक्टिवेट किए गए और रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स शुरू कर दी गई। एनालिस्ट्स का मानना है कि हालात तेजी से 2013 और 2015 जैसे दौर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, जब यूएस ने सीरिया और इराक में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे। इस हमले की गंभीरता सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स की मौत तक सीमित नहीं है। इस एम्बुश में 2 इराकी सिविलियंस भी मारे गए, जो यूएस मिलिट्री के साथ इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। ये वही लोग थे जो लोकल विलेजेस, टेरेन और पॉपुलेशन डायनामिक्स की जानकारी अमेरिकन फोर्सेस को देते थे। इन इंटरप्रेटर्स की मौत ये दिखाती है कि अटैक का मकसद सिर्फ सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि यू प्रेजेंस के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज करना था। जब लोकल सपोर्ट नेटवर्क टूटता है, तो फॉरेन फोर्सेस के लिए किसी भी रीजन में लंबे समय तक टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में कई सवाल उठे। क्या सीरियन आर्मी ने हमला किया? क्या बशर अल असद के लॉयल फाइटर्स इन्वॉल्व थे? लेकिन इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह ज़्यादा अलार्मिंग थी। यह हमला आईसिस द्वारा किया गया था। हाँ, वही इस्लामिक स्टेट जिसे दुनिया ईयर्स पहले खत्म मान चुकी थी। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक क्लियर सिग्नल था कि आईसिस खुद को फिर से रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हमला एक तरह की अनाउंसमेंट थी कि यह संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अब वह फिर से स्पेस तलाश रहा है। आईसिस को मिलिटरीली डिफीट करने में सबसे बड़ा रोल सीरियन गवर्नमेंट और बशर अल असद की फोर्सेस का रहा था, लेकिन यूएस की पॉलिसी पिछले लगभग 15 ईयर्स से साफ रही है, असाद मस्ट गो। इसी पॉलिसी के चलते सीरिया में पावर बैलेंस बार बार बदला गया, अलायंसेस शिफ्ट हुई और ग्राउंड रियलिटी अनस्टेबल बनी रही। जब भी किसी कंट्री में पावर वैक्यूम बनता है, तो हिस्ट्री बताती है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। असद रेजिम के कमजोर होने और गवर्नेंस गैप्स बढ़ने के साथ साथ आईसिस के पुराने नेटवर्क्स को फिर से ब्रीथिंग स्पेस मिलने लगी, और वही नेटवर्क्स अब अटैक्स में बदलते दिख रहे हैं। अब मिडल ईस्ट से नज़र हटाकर लैटिन अमेरिका की तरफ चलते हैं। रिसेंट डेज में यूएस अथॉरिटीज़ ने वेनेजुएला से जुड़े एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन यह दी गई कि यह ऑयल ट्रेड यूएस सैंक्शंस का वायलेशन था और इससे मिलने वाला रेवेन्यू इनडायरेक्टली वेनेजुएला गवर्नमेंट तक पहुंच सकता था। लीगल डॉक्यूमेंट्स में यह एक्शन सैंक्शंस इन्फोर्समेंट के तौर पर पेश किया गया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से यह एक स्ट्रॉन्ग पावर मैसेज था। यह साफ संकेत था कि अगर कोई कंट्री यूएस सेंट्रिक सैंक्शंस फ्रेमवर्क को बाईपास करने की कोशिश करेगा, तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक्शन सिर्फ वेनेजुएला को टारगेट करने के लिए नहीं था, यह पूरी ग्लोबल साउथ के लिए एक वार्निंग थी। मैसेज साफ था, अगर अल्टरनेटिव रूट्स
शेल कंपनीज या इनडायरेक्ट ट्रेड मैकेनिज्म्स के जरिए सैंक्शंस को सरकमवेंट किया गया तो एसेट्स को कहीं भी सीज किया जा सकता है। यही बात कई डेवलपिंग देशों को अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते हैं। कंट्रीज अब यह सोचने पर मजबूर हो रही हैं कि क्या इंटरनेशनल वाटर्स और न्यूट्रल शिपिंग रूट्स भी पूरी तरह सेफ रहेंगे। यूएस के इस एक्शन के बाद रशिया ने खुलकर वेनेजुएला का समर्थन किया। मॉस्को का कहना है कि यूनिलैटरल सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं और वेनेजुएला को अपने नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेड करने का सॉवरेन राइट है। रशिया खुद भी सैंक्शंस का सामना कर रहा है, इसलिए वो इस इशू को सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं बल्कि ग्लोबल प्रिंसिपल बेस्ड फाइट के तौर पर देखता है। रशिया का यह स्टैंड साफ करता है कि आने वाले समय में एनर्जी और सैंक्शंस के मुद्दे पर कन्फ्रंटेशन और तेज हो सकता है। चाइना ने इस पूरे मामले में रशिया जैसी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दी, लेकिन उसके एक्शंस बहुत साफ हैं। चाइना लंबे समय से वेनेजुएला का बड़ा ऑयल बायर रहा है और उसने युआन बेस्ड सेटलमेंट, बार्टर ट्रेड और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स को एक्टिवली एक्सप्लोर किया है। चाइना का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी पर है और वह यूएस कंट्रोल्ड फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। वेनेजुएला जैसे कंट्रीज इस स्ट्रेटेजी में चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने इस इंसिडेंट को एक वार्निंग सिग्नल के रूप में देखा है। यूरोप ऑफिशियली यूएस के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी को लेकर वहां भी चिंता है। यह साफ दिखने लगा है कि वर्ल्ड धीरे धीरे एक मल्टीपोलर फेज में एंटर कर रहा है, जहां पावर सिर्फ एक सेंटर से डिक्टेट नहीं होगी बल्कि मल्टीपल पावर हब्स उभरेंगे। अब इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। सीरिया में यूएस सोल्जर्स पर डायरेक्ट अटैक और वेनेजुएला में ऑयल टैंकर सीजर दोनों एक ही लार्जर पिक्चर का हिस्सा हैं। यह पिक्चर दिखाती है कि यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीकों से चैलेंज किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी चैलेंज है, लैटिन अमेरिका में एनर्जी चैलेंज है और ग्लोबल साउथ में ट्रस्ट चैलेंज है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सीरिया में आईसिस अटैक्स और बढ़ सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट फिर से इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। वहीं एनर्जी ट्रेड ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो सकता है और शिपिंग रूट्स पर रिस्क परसेप्शन बढ़ सकती है। रशिया और चाइना की कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो सकती है, जबकि यूएस को मल्टीपल फ्रंट्स पर रिसोर्सेज और अटेंशन डिवाइड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि एनर्जी कंट्रोल, सैंक्शंस और अलायंसेस से तय हो रही है। सीरिया में बहता खून और वेनेजुएला में जब्त किया गया ऑयल टैंकर दोनों इस बात का संकेत हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज में एंटर कर चुकी है। यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, यह कहानी पूरी दुनिया की है और आने वाले समय में इसका असर हर देश पर पड़ेगा। अगर आपको यह डीप, कनेक्टेड और ऑनेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रवीश कुमार, साइनिंग ऑफ।